हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने सबसे पहले डॉबेरनर ट्राइड्स पढ़े हैं, जिसमें कि डॉबेरनर जोहान डॉबेरनर ने 3 ट्राइड्स बनाए, जिसमें कि प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा और साथ में ही उनका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जो एटॉमिक मासेस है उनका एवरेज, मिडल वन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आता है। तो ये केवल जॉन डॉबेरनर जो थे वो केवल 3 ट्राइड्स ही बना पाए। उसके बाद में आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने बताया कि जैसे कि वो म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा से स्टार्ट होते हुए 8th एलिमेंट वापस से जो सा आ रहा है, उसी तरीके से एलिमेंट्स में भी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी आती है। 8th एलिमेंट में वापस से वही प्रॉपर्टीज रिपीटेशन होती है जो कि फर्स्ट एलिमेंट की हो रही थी। तो इस तरीके से न्यूलैंड ही ऐसे वैज्ञानिक थे, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी, एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी का ज्ञान करवाया। लेकिन वो केवल कैल्शियम तक ही इस पीरियोडिसिटी को दर्शा पाए। उसके बाद आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कोई समानता उन्हें देखने को नहीं मिली। उसके बाद आए मैंडलीव। मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मैंडलीव ने उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सबका क्लासिफिकेशन किया। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स सभी का क्लासिफिकेशन किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रूप में उन्होंने उस टेबल का फॉर्म किया। साथ में ही उन्होंने देखा कि जिन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज में समानता आ रही है तो उसमें उन्होंने एटॉमिक मासेस का ध्यान न रखते हुए उनको समानता के आधार पर एक ही ग्रुप में रखा। ये उनके सबसे बड़ा गुण था, उस पीरियोडिक टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। उसके बाद उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेस रखे। उन ब्लैंक स्पेस का मतलब था कि आने वाले समय में जरूर ही इस जगह पर इन तत्वों की खोज होगी और ये जो ब्लैंक स्पेस है इनका फिलअप हो जाएगा। साथ में ही उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था एक्का सिलिकॉन और एक्का एल्यूमिनियम, इस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि एल्यूमिनियम के बाद में आने वाला ये जो एलिमेंट है वो एक्का सिलिकॉन या एक्का एल्यूमिनियम नाम देके, सिलिकॉन के बाद एक्का सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट का एक्का एल्यूमिनियम नाम उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया। और साथ में ही उसकी होने वाली प्रॉपर्टीज कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेगा और क्लोरीन से कैसे रिएक्शन करेगा, हैलोजन से कैसे रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन उन्होंने पहले से दे दिया। साथ में ही उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पूरे तरीके से ज्ञान दिया मैंडलीव ने। ये सारी भविष्यवाणी जो एलिमेंट्स की जा रही थी वो मैंडलीव द्वारा की जा रही थी। इसलिए केमिस्ट्री में कोई महान वैज्ञानिक हुए हैं तो वो मैंडलीव हुए हैं। इसलिए कहा जाता है केमिस्ट्री में कोई जीनियस है तो वो मैंडलीव है। उसके बाद आए लगभग 1913 में हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरेज के ऊपर। किसकी एक्सरेज? एलिमेंट्स की एक्सरेज के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो देख रहे थे एलिमेंट्स की एक्सरेज को। उन्होंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है और एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई। तब उन्होंने कहा कि जैसा कि बता रहे थे कौन? मैंडलीव बता रहे थे। मैंडलीव ने बताया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन ना होकर, क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर पे बेस हो रही है, एटॉमिक नंबर के साथ में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, तो क्यों ना ऐसा होना चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये दिया था हेनरी मॉजले ने। हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। पीरियोडिक लॉ दिया था मैंडलीव ने। उसके बाद इसको वापस से सुधारा गया और इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नाम दिया गया हेनरी मॉजले द्वारा। इस एटॉमिक मासेस के जगह उन्होंने एटॉमिक नंबर यूज किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये कहलाया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बाय हेनरी मॉजले। अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर वो एटम न्यूट्रल स्टेट में है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं 1s2, 2s2, 2p6 किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो अगर ये सब कुछ, ये सारा सब कुछ जो है एटॉमिक नंबर पे बेस है और एटॉमिक नंबर टोटली इलेक्ट्रॉन पे बेस होने लग गया, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ है। तो ये बताया हेनरी मॉसले ने। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉडर्न हेनरी मॉसले द्वारा दी गई इस पीरियोडिक टेबल में, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 रोज हैं। 7 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 कॉलम्स हैं। इनको क्या कहा गया है? ग्रुप कहा गया है। जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप कहा गया है। ये हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं, ये रोज हैं, इन्हें पीरियड्स कहा गया है। पीरियड्स एंड ग्रुप, 18 ग्रुप्स हैं टोटल और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। ये जो 7 पीरियड्स हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स यानी इस न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे 7 शेल तक। ये जो 7 शेल है, ये जो 7 पीरियड्स हैं, ये किसी एटम के जो 7 शेल हैं, ये सारे कोश हैं, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, ये शेल डिनोट करते हैं। फर्स्ट शेल जो है ये फर्स्ट रो डिनोट कर रही है, सेकंड शेल सेकंड रो डिनोट कर रही है। इसी तरीके से 7 जो रोज हैं वो 7 शेल हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को डिनोट करते हैं। हेनरी मॉसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। हेनरी मॉसले द्वारा जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया था वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर था। साथ में ही उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइड किया, S, P, D और F। ये है ऑर्बिटल्स। जिस एलिमेंट का लास्ट वन जो शेल में ऑर्बिटल्स जहां जा रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट शेल में जिस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग S, P, D, F में क्लासिफाई हैं। हम इसको पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम बात करें S ब्लॉक की, S ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है वो S ब्लॉक में आता है। सबसे लास्ट वन जो 6 ग्रुप है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक का जो ये कॉलम है वो कहलाता है P ब्लॉक। मिडल वन जो है 3rd to 12 जो है ग्रुप, ये कहलाते हैं D ब्लॉक। D ब्लॉक यानी डी ट्रांजिशन एलिमेंट, डी संक्रमण तत्व। उसके बाद कहलाते हैं ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जो कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स और आगे से हम पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी आंतरिक संक्रमण तत्व। हिंदी में कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाए जा रहे हैं। कैसे? हम इसे आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों ही एस ब्लॉक में आ रहे हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। अगेन हम अगर ध्यान दें इसको कि इसका अगर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएगा। तो देखें 1s ऑर्बिटल जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी का है और हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस 1s ऑर्बिटल में जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s1। 1s1 का मतलब हुआ कि s ऑर्बिटल में ही इसका इलेक्ट्रॉन भरा गया है और 1 इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास। आउटर मोस्ट शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल का है, 1s1। तो यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो हाइड्रोजन है ये 1s1 का है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इस ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं इन सभी के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे जो लास्ट वन जो इलेक्ट्रॉन है वो s में आ रहा है और s1 कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। ये 1s1 है लिथियम के लिए, 2s1, सोडियम के लिए 3s1, पोटेशियम के लिए 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये s1 कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, लास्ट वन। समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बाद आने वाला जो एलिमेंट है वो है हीलियम, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम को यहाँ ना रख के सबसे 18th ग्रुप में, जिसे कि हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं, जहाँ के नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि किसी से क्रिया नहीं करती, जो सेटिस्फाई है अपने आप से, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं नोबल गैसेस। तो जब हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 हो चुका है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन में जब 1s1 है और हाइड्रोजन के जस्ट बाद अगर हीलियम है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन
1s2 हो चुका है, मतलब फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं, अपना स्पेस पूरा फुल कर लिया है। तो इसका जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसे नोबल गैसेस में रखा गया है कि अब ये निष्क्रिय गैसेस हैं, अब ये क्रियाशील नहीं है। इसको हम बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इसे इस सेकेंड ग्रुप में ना रखकर 18th ग्रुप में रखा गया है या फिर 0 ग्रुप में रखा गया है। ये नोबल गैसेस में आती है। इसके बाद अगर हम बात करें लिथियम की, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। यहाँ पे 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से सोडियम का 3s1 है, पोटेशियम का 4s1 है। तो जहां पर s1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो फर्स्ट ग्रुप में रखा जा रहा है। s ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें s1 कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसी तरीके से सेकंड जो रो है इसमें s2 नंबर के जो एलिमेंट्स है वो आ रहे हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन s2 पे खत्म हो रहा है। जैसे हम बात करें बेरिलियम, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 एंड 2s2 में कंप्लीट हो रहे हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें बोरोन से लेके नियॉन तक की, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन में, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2 एंड 2p1, 2p1 अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यानी p1, 2p1 बोरोन का है, p2 कार्बन का, नाइट्रोजन का p3, p4, p5 एंड p6। जब कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो रहा है सेकेंड रो का p6, यानी सेकेंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो कहलाते हैं नोबल गैसेस, जिसके कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं कंप्लीट, वो अब कहलाते हैं इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, जो कि निष्क्रिय होती हैं, जो कि क्रियाशील नहीं होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सोडियम की, जिसमें कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 11 इलेक्ट्रॉन्स 3s1 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे 3p1 से लेके 3p6 तक का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम की, जिसमें कि 5s1 2 3 4 4s1 से लेके जब बात आती है 4s1 4s2, इसके बाद में बात करें स्कैंडियम की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। जब हम बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम का जो 21 जो है एटॉमिक नंबर, अगर 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 21 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद में जो इलेक्ट्रॉन आएगा 20 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट बचा एक इलेक्ट्रॉन जो कि आएगा 3d1, यानी 3d1 जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्कैंडियम का। सबसे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d1, तो ये d जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाएगा। ये जो d ऑर्बिटल्स हैं वो d ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे s जो ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, धीरे धीरे जब ये बाएं से दाईं ओर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इनकी मेटेलिक कैरेक्टर्स जो हैं वो कम होते हैं और धीरे धीरे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ने लगते हैं। जब हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर्स धीरे धीरे ट्रांजिशन एलिमेंट से होते हुए जब पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, यहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटेलॉइड्स हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटेलॉइड्स हैं, जिसमें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इन्हें एक इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी स्टेप वाइज लाइन से अलग कर लिया जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स से अलग कर लिया जाता है, ये कहलाते हैं मेटेलॉइड्स। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट रो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड है क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकेंड जो पीरियड है उसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट जो पीरियड है वो शॉर्टेस्ट है बिकॉज ऑफ 2 एलिमेंट्स। उसके बाद 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से 8 एलिमेंट्स हैं, इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। अगेन ये जो थर्ड पीरियड है वो भी शॉर्ट पीरियड है क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है लॉन्ग पीरियड क्योंकि इसमें आते हैं 18 एलिमेंट्स। फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड्स हैं, ये जो रो है इसमें 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये लॉन्ग पीरियड्स हैं। और सिक्स जो देखा जाता है 6 पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें करीबन 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। देखिए सबसे पहला जो आया वो शॉर्टेस्ट, उसके बाद शॉर्ट पीरियड आए दो, जो सेकेंड एंड थर्ड जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है और 6 को बोला जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि
यहाँ देखिए हम बात करते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की, जो कि लैंथेनम और एक्टिनम के बाद में जुड़ते हैं। यहाँ जो F ब्लॉक है, जो 4F है, हम जानते हैं कि F जो सबशेल है, F सबशेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 7 ऑर्बिटल्स में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2 × 7 = 14। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए, यानी 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये F ब्लॉक से 14 एलिमेंट्स प्रिपेयर होंगे। कैसे? क्योंकि F1 से लेके F14 तक के एलिमेंट्स भरे जाएंगे। जब हम बात करते हैं लैंथेनम की, जब इन जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हम यहाँ इसी जगह पर अगर स्पेस दे दें तो ये और भी लार्ज हो जाएगी। इस पीरियोडिक टेबल को अननेसेसरी लार्ज करने से तो अच्छा है कि इन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग से स्पेस दे दिया जाए। इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर या नीचे की तरफ ही इनको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड को स्पेस दिया गया है, ड्यू टू आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, इसलिए, ताकि इसको ये लॉन्ग फॉर्म और भी लॉन्गेस्ट फॉर्म ना हो जाए। पीरियोडिक टेबल का ये जो लॉन्ग फॉर्म है, इसको और लॉन्गेस्ट फॉर्म बनाने से तो अच्छा है कि इन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को नीचे अलग से स्थान दे दिया जाए। जब हम बात करते हैं इन 14 एलिमेंट्स की, तो हम देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम बात करें F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जो 14 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्पेस दे रहे हैं। उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है, यहाँ से देखिए 4F1, 4F2, यहाँ 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ये लैंथेनाइड्स है और इसी तरीके से ये एक्टिनाइड्स है, जो कि एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सीजियम 58 से लेके लुथीनियम जो है ये लैंथेनाइड्स है और एक्टिनाइड्स जो है 90 to 103 है। इन एक्टिनाइड्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनके मोस्ट जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे यूरेनियम है, इनमें जो करेक्टर्स होते हैं, इनका जो गुण होता है वो रेडियो एक्टिविटी का गुण होता है। इन एलिमेंट्स में, एक्टिनाइड्स में रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। और हम जानते हैं कि 18th ग्रुप को जो है जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, जिसमें कि नोबल गैसेस होती हैं, जो कि निष्क्रिय होती हैं, क्रियाशील नहीं होती है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 17th ग्रुप जो है वो हैलोजेंस कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे हैलोजेंस कहलाते हैं। इसके बाद चैल्कोजेंस जो कि है 16th ग्रुप को चैल्कोजेंस कहा जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे आते हैं चैल्कोजेंस में। जो पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, हम आगे और इसको देखेंगे अभी खुल के। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है, तो देखते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका है, ये बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये जो पीरियोडिक टेबल है, जो मोज़ले ने दी पीरियोडिक टेबल, ये मोज़ले की जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जबकि मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थी, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस पे थी, और ये इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेम पोजीशन अलॉटेड टू ईच आइसोटॉप को सेम पोजीशन अलॉट की गई है, क्योंकि आइसोटॉप्स में सेम होते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस चेंज होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी जो पोजीशन है वो सेम होगी। उसके बाद बात करें एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये इनकी पीरियोडिसिटी को समझा रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है ये पीरियोडिक टेबल। तो अकॉर्डिंग टू this periodic table provides an easier way to explain all the elements and all their properties। तो इसी के आधार पर ये जो पीरियोडिक टेबल है सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रही है। प्रत्येक एलिमेंट की इसकी प्रॉपर्टीज इस तरीके की क्यों है और इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है। इस तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, काफ़ी हद तक सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की। इसके बाद कुछ ना कुछ कमियां सभी निकालते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल की क्या कमियां रह गई, तो देखते हैं इसके डीमेरिट्स। इनके डीमेरिट्स में सबसे पहला आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। हाइड्रोजन की पोजीशन, क्योंकि स्टार्टिंग में हम रख रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर, धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है।
हाइड्रोजन में कभी मेटेलिक और कभी नॉन मेटेलिक, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन देकर ये मेटल के कैरेक्टर शो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो होते हैं। तो इस वजह से इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन दी जाए ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। बहुत से पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को बीच में यहाँ पोजीशन दी गई है, ना तो लेफ्ट में ना राइट में, इसको मिडल वन ऐसे ही रख दिया गया है। और सेकेंड इसका डीमेरिट आता है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैज नॉट बीन मर्ज्ड इन दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल और लॉन्गेस्ट पीरियोडिक टेबल बन जाएगी, उसके बाद इसे समझना और अधिक कठिन हो जाएगा। इसलिए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को नीचे अलग से स्पेस दिया गया है, ये इसके डीमेरिट का कारण है। जब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट रो है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ रो में 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ रो में 18 है, सिक्स रो में 32 है, देन 32 है। ये किस तरीके से है, इस चीज को भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 1s जो है, ये 1 जो है दिखा रहा है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है KLMN, यानी 1 2 3 4। ये है शेल के नंबर, शेल नंबर 1 2 3 4। इस न्यूक्लियस के बाद आने वाले फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ये शेल का नंबर है। तो यानी 1s का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं सबसे पहले 1s शेल में जाते हैं। जब ये 1s जो है, ये जो 1s वाला जो ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 1s में मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 1s2, यानी ये जो फर्स्ट रो है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आते हैं 2s में, 2s एंड 2s के बाद 2p, 2s एंड 2p, यानी 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 6 = 8। यानी सेकेंड जो शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सेकेंड जो रो है इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद बात करें 3s, 2p के बाद जो नेक्स्ट जो शेल है वो 3s है। 3s में जब इलेक्ट्रॉन जाता है 3s से होता हुआ 3p, 3s एंड 3p, देन 4s एक नया शेल शुरू हो जाएगा, तो 4s से पहले 3p है, यानी 3s एंड 3p। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 6 = 8। एंड जो थर्ड जो रो है उसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से थर्ड जो शेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब फोर्थ शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ देखिए, जब फोर्थ शेल में 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s अगेन एक नया शेल शुरू हो जाएगा। तो हमें देखना है 4s जो शेल है यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स और 4p के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 6 + 10 = 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, यानी 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं फोर्थ शेल में। यानी आप फोर्थ जो रो है हमारे पास, इस फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आता है फिफ्थ शेल में, तो फिफ्थ शेल को भरने के लिए फिफ्थ शेल से एनर्जी जा रही है वापस 4d, 5s, 4d एंड 5p, यानी फिर 6s में जा रहा है। ये 6s अगेन एक नया शेल है, लेकिन हमें पता करना है कि फिफ्थ जो शेल है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, देन 5s2, 3d10, 4d10 एंड 5p 6, यानी 2 + 6 + 10 = 18। यानी फिफ्थ जो पीरियड है उसमें भी टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 18 हैं। इसी तरीके से जो 6 रो की बात करें, हम 6 पीरियड की बात करें, यहाँ जब 6 पीरियड में 6 नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 6s में जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो देखिए 6 कैसे भरा जाएगा, 6 नंबर शेल 6s, इसके बाद से एनर्जी जा रही है 4f में, देन 5d, देन 6p, देन 7s इस अगेन एक नया शेल स्टार्ट हो जाएगा। इस नए शेल में हमें नहीं प्रवेश करना है, सबसे पहले हमें 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6s2, 6p 6, 5d 10, 4f 14, यानी 6 + 14 + 10 + 6, 2 + 14 + 10 + 6 = 32। यानी हमारे पास जो 6 जो रो है 6 पीरियड है इसमें 32
इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6 शेल में और 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 शेल में। इसलिए कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वैसे ही पीरियोडिक टेबल भी उसी अकॉर्डिंग ये फॉर्म हो रही है। तो हम इस पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए बहुत ही आसानी से समझ जब हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि कोई भी एटम हो, उसका शेल हो और सबसे आउटर मोस्ट शेल हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ऑक्टेट रूल कहलाता है। ये किस तरीके से होता है इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ देख सकते हैं। ये ऑक्टेट रूल बताता है कि जैसे कि कोई भी शेल है, फर्स्ट शेल को छोड़कर, जैसे फर्स्ट शेल में हम देखें कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देन सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सेकंड शेल के 2s2 एंड 2p6, यहाँ 2s2 एंड 2p6 होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 3s में प्रवेश करते हैं। 3s से पहले 3s एक नया शेल स्टार्ट हो जाता है। हमें नए शेल में नहीं जाना। अगर हम बात करें कि सेकंड नंबर शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो रही है तो 2s2 एंड 2p6, यानी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है s2 एंड p6 इज इक्वल्स टू टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड शेल की बात करें, ये है सेकंड शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ये आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। आउटर मोस्ट शेल है जब सेकंड शेल तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर थर्ड नंबर जो शेल है अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें देखते हैं जब 3s में इलेक्ट्रॉन जाता है तो 3s2, देन एनर्जी आ रही है 3p6, देन 4s2, यानी 4s तो एक नया शेल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3s2 एंड 3p6, 3s2 एंड 3p6, 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्टेट रूल यही बता रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से अगर 4s में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 4s2, देन 3d10 एंड 4p6। ये देखिए जब 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फोर्थ जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 4 है, 4 शेल, और अगर आउटर मोस्ट शेल है अगर 4 तो 4s2 ये 3d है। ये क्या है? शेल का इनर पार्ट है। ये 3d है, ये 4 है, ये 3 है। जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल के अनुसार सबसे कम एनर्जी है 4s की, तो 4s2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? 3d, जो कि शेल का इनर पार्ट है। ये 4 जो आउटर मोस्ट शेल ना होकर 3d है, 4 से कम है ये 3d, तो ये इनर शेल में जा रहे हैं 3d10, देन अगेन 4p6। ये 4 है 4s2 एंड ये है 4p6। इसलिए कहा जाता है कि s और जो p ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव ऑर्बिटल्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगी s और p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को फॉलो करते हैं। बाकी सब उनसे 1 या 2 कम की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें 4s2 एंड 4p6, ये दिखा रहे हैं कि फोर्थ नंबर जो शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड 4 + 6 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं फिफ्थ नंबर शेल में, जो कि आउटर शेल है किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का, तो उसमें फिफ्थ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 5s2, देन एनर्जी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं 4d10। ये देखिए 4d, यहाँ है 5s, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 5 और यहाँ है 4d। इसका मतलब ये इससे कम पे है, ये इसका इनर शेल है। अल्टीमेट जो शेल है हमारे पास वो है 5s। हमें देखना है कि सबसे अंतिम जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये अंतिम से कम की तरफ है, अंतिम से भी अंदर की तरफ है, उपांतिम की तरफ है। ये 4d जो है वो 5d के अंदर की तरफ है। तो हमें देखना है फिफ्थ नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 5s2, देन 4d10 एंड 5p6। ये 5p6 है, ये 5s2 है, एंड 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8। ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आता है 6s में, जो कि 6s2, देन इलेक्ट्रॉन आता है 4f14, 5d10 एंड 6p6। ये होता है s2 एंड p6।
ये 2 + 6 = 8 और ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल। इसी तरीके से 7s2 7th नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में 7th नंबर शेल जो कि आउटर मोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है 7s2, देन जा रहा है 5f14, 6d10 एंड 7p6, देन अगेन 2 + 6 = 8 और 7th जो शेल है आउटर मोस्ट उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये है ऑक्टेट रूल। तो आज हमने देखा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ऑक्टेट रूल को अच्छे से पढ़ा है। आई विश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।